सम्मानित पत्रकार बंधु, अमृतसर की इस पावन भूमि को, स्वर्ण मंदिर की इस पावन भूमि को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और आप सबका कांग्रेस कार्यालय में अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं अमृतसर के हमारे बहुत ही वरिष्ठ जिलाध्यक्ष अश्विनी पप्पू जी, तमाम हमारे गणमान्य वरिष्ठ नेता यहाँ मंचासीन हैं, हमारे पार्षदगण मंचासीन हैं, हमारे युवा कांग्रेस के साथी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आप समझ ही गए होंगे मैंने किन के लिए ये कहा है। मैं आज आपके सामने गरिमा दसौनी, AICC मेंबर भी हूँ और AICC के द्वारा भेजी गई प्रवक्ता, महिला आरक्षण जो कि एक जुमला साबित हो रहा है, वो कैसे मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करने देहरादून उत्तराखंड से आपके बीच में पधारी हूँ। नाम के बड़े और दर्शन के छोटे आपने सुना होगा, लेकिन मोदी जी दर्शन के छोटे नहीं, बौने निकले। मातृशक्ति को सौगात दी भी तो इतना छोटा दिल करके, शर्तें जोड़ दी उसके साथ। आधी आबादी हमारी है और आपने खुद कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। आपने खुद कहा था जितनी आबादी उतनी भागीदारी और उतनी ही हिस्सेदारी। हम आधी आबादी हैं। 9.5 साल बाद पूर्ण बहुमत होने के बावजूद आपने 9.5 साल बाद हमें तरसा कर रखा। एक याचक की भूमिका में मातृशक्ति को आपने रखा देश की। और अब आप जो झुंझुना हमें दिखा रहे हैं महिला आरक्षण का, वो ऐसा लग रहा है आपने कोहनी में खाना लगा दिया हमारे और कह रहे खाओ। गाजर लटका दिए ऊपर लंबे बांस पर और कह रहे खाओ। तो ये जुमला नहीं तो और क्या है। इससे पहले के जुमले भी कुछ याद दिला दूँ। मोदी कार्यकाल के 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां सालाना मिलेंगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, सांसद गांव गोद लेंगे। वो गोद से नीचे ही नहीं उतर पा रहे हैं गांव आज तक। तो और जब अमित शाह जी से पूछा गया कि आप लोगों ने तो चुनाव में कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, तो बोले अरे चुनाव में जुमले बोले जाते हैं। तो ये भी जुमला है। कांग्रेस में और भाजपा में जो बड़ा अंतर है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कांग्रेस जब 9 मार्च 2010 को ये महिला आरक्षण बिल लाई, उसके लिए पूरी तैयारी की, होमवर्क किया। मई 2008 को केंद्रीय समिति ने प्रस्ताव पारित किया कि अब महिला आरक्षण बिल लाना चाहिए। बहुत देर हो गई, बहुत साल हो गए, महिलाओं की मांग पर गौर किया जाना चाहिए। और मई 2008 में ही उसको ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया और कहा गया कि आकलन करो क्या क्या क्लॉजेज होंगे, कैसे दिया जाएगा। उन्होंने आकलन किया, 1.5 साल तक आकलन किया और 2009 दिसंबर में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी स्टैंडिंग कमेटी ने। फिर 2010 में फरवरी में इसको कैबिनेट ने पास किया और 9 मार्च 2010 को इसको राज्यसभा में पारित कर दिया गया। मैं उस समय के भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली जी को याद करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था आज का दिन ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि सब ने इसका विरोध किया। इसकी कहानी महिला आरक्षण की शुरू होती है 1989 से, जब स्वर्गीय राजीव जी ने सपना देखा कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उनको अग्रणी स्थान मिलना चाहिए, उनकी सामाजिक भागीदारी होनी चाहिए, उनको लीड रोल मिलना चाहिए, वही महिला सशक्तिकरण होगा। और राजीव जी पीछे नहीं हटे। 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन बिल है, उसके ज़रिए उन्होंने निकायों में, पंचायतों में जो आप 15 लाख आज जनप्रतिनिधि महिलाओं के रूप में देख रहे हैं, 40% उनमें से चुनकर आती हैं, यानी कि चुनाव जीत कर आती हैं। वो है असली महिला सशक्तिकरण। केवल ज़ुबानी जमा खर्च नहीं करती कांग्रेस। मैंने होमवर्क की बात जो यहाँ पर कही कि फ़र्क देखिए कांग्रेस और बीजेपी का। आपको लगेगा कि कांग्रेस देर करती थी इसलिए 1.5-2 साल लगाए, इन्होंने चटमंगनी पट ब्याह कर दिया। पर इन्होंने ऐसे ही नोटबंदी ला दी हम पर बिना होमवर्क के। नतीजा क्या रहा? 0, 0 बटा सन्नाटा।
ऐसे ही इन्होंने अचानक रात को जीएसटी लाद दी हमारे ऊपर, और उस जीएसटी में आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने 3 कृषि कानून लाद दिए जो इन्हें थूक कर चाटना पड़ा और यू टर्न लेना पड़ा। यानी कि जब आप होमवर्क नहीं करेंगे, जब आप तैयारी नहीं करेंगे तो ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। और यहाँ एक बार फिर वही दिखाई पड़ रहा है कि ना 33 में आरक्षण दिख रहा है, न 39 में दिख रहा है 2039 में, और हमसे कहा जा रहा है दे दिया दे दिया दे दिया। इसको जुमला नहीं तो और क्या कहें। और मैं तो उन भाजपा की महिला नेत्रियों पर मुझे बड़ी दया और तरस आ रही है जो फूल बरसा रही हैं। या तो वो बहुत मासूम हैं, या बहुत भोली हैं, या फिर अंधभक्ति में अपनी सूझबूझ खो चुकी हैं, बावली फूल बरसा रही हैं। पता ही नहीं, उनको ऐसा लग रहा है गोया सबके सब विधायक बन गई हैं, एमपी बन गई, वो सबके सब सांसद बन गई हैं, ऐसे झूम रही हैं, नाच रही हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है गाजर लटका दी गई है आपके आगे से भी, जैसे युवाओं के आगे से 2 करोड़ की गाजर लटकाई गई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ 2010 में, पीछे प्लीज़ थोड़ा सा शांत रखिए, 2010 में कांग्रेस के पास या यूपीए के पास न राज्यसभा में बहुमत था, न लोकसभा में बहुमत था। फिर भी हमने हिम्मत दिखाई, हमने राज्यसभा में पास कर दिया, लोकसभा में रुक गया। आपके पास तो पूर्ण बहुमत है, फिर भी 9.5 साल आपने इंतज़ार करवाया। चलिए इंतज़ार करवाया, कोई बात नहीं, कहते हैं अंत भला तो सब भला। हमने इंतज़ार भी कर लिया, लेकिन फल मीठा तो मिला नहीं। आपको ये 2 पुछल्ले लगाने की क्या ज़रूरत थी? जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर जाकर मिलेगा। अरे हमने 2011-12 में मनमोहन सिंह सरकार ने जो जाति जनगणना करी, जो हमने जिसको SECC कहते हैं, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था, उसको आपने सार्वजनिक नहीं किया। हमने 11-12 में किया, और आपको पता है कि उसको आने में समय लगता है, उस जनगणना को आने में समय लगता है। तब तक सरकार बदल गई, तब तक इनकी सरकार आ गई 2014 में, पर आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं हुए। तो हमारी मांग है, हमारी 3 मांगे हैं प्रमुख, कि एक तो जो हमने जनगणना कराई उसके आंकड़े सार्वजनिक कीजिए, दूसरा 50% का जो आरक्षण का कैप है उसको हटाइए, और तीसरा कि दलितों को और आदिवासियों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी दीजिए। ये कांग्रेस की मांग है, कास्ट सेंसस की मांग है। आज महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हैं। आपको याद होगा 2010 में जब राज्यसभा में ये पारित हुआ तो अजय बिष्ट उत्तराखंड से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं उनको। योगी आदित्यनाथ ने इसे कांग्रेस का पाप बताया। उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को यदि ज़्यादा शक्ति दे दो, कंट्रोल में ना रखो। उन्होंने प्रोटेक्ट वर्ड यूज़ किया, प्रोटेक्शन, जबकि यूज़ करना चाहिए था कंट्रोल, नकेल कस के। उन्होंने कहा अगर महिलाओं को भाई, पति या पिता प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वो निरंकुश हो जाएंगी, और राक्षस वर्ड यूज़ किया कि उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे गिरगिट की तरह महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर रंग बदलती है भाजपा। हमारा राजीव जी के समय से जो था महिला सशक्तिकरण पर, वो आज भी है। आज आप जो महिला प्रधान देखते हैं, जिला पंचायत सदस्य देखते हैं, ब्लॉक प्रमुख देखते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष देखते हैं, वो कांग्रेस की बदौलत है। वो कांग्रेस की दूरदर्शिता थी, वो राजीव जी की दूरदर्शिता थी, जिसको आगे बढ़ाया सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, PV नरसिम्हा राव ने 1992 में पास कराया उसको। फर्क वही मैं बता रही हूँ कि हम कमिटेड हैं। हम आज भी कास्ट सेंसस के लिए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कमिटेड हैं, और बिहार ने तो सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने जातीय जनगणना पूरी कर ली। आप बताएंगे तो सही देश को कि देश में OBC हैं कितने, या वो गुमनाम रह जाएंगे। जब सबको पता है कि भारत देश एक माला की तरह है, कई फूल हैं इस माला में, तो पता तो होना चाहिए देश के लोगों को। ये पारदर्शिता के लिए भी ज़रूरी है। सोशियो इकोनॉमिक समानता जो हम कहते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस बात को लेकर अड़े गए, और जब आपने कराया ये बिल, सदन में आपने पेश किया, आपने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। पहले तो महिला होने के नाते उनका अधिकार था कि वो सदन में रहती, महिला भी छोड़िए तो उनका राष्ट्रपति होते हुए अधिकार था कि वो सदन में रहती। पूरी मातृशक्ति का अपमान नहीं तो और क्या है ये? आपने निश्चित रूप से अपमान किया है मातृशक्ति का। और
जो महिला आरक्षण पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज उनसे महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। इससे पहले अच्छे दिन का वादा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वादा था, स्वच्छ भारत का वादा था, नमामि गंगे का वादा था। आज ज़रूरत क्या हो गई है? भाजपाइयों से बेटियों को बचाने की ज़रूरत पड़ गई है। पढ़ा तो हम लेंगे बच्चियों को, पहले बचें तो सही आपके चंगुल से। क्या हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में? पहलवान बेटियां चित्कारती रहीं, कलेजा फाड़ के रोती रहीं, सड़कों पर आपने उनको आने को मजबूर कर दिया जो गोल्ड मेडल देश के लिए लाया करती थी। आपने क्या किया हाथरस में, आपने क्या किया कठुआ में, आपने क्या किया उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जिसके साथ कई बार दुष्कर्म और उसकी हत्या हुई, वो भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री और आरएसएस से बहुत जिसके तार जुड़े हुए हैं विनोद आर्या के सुपुत्र पुलकित आर्या ने की। और उत्तराखंड से आई हूँ तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी सुनने में कि भाजपा के नेताओं ने वहाँ यौन उत्पीड़न कितनों का किया और कितने केस लंबित हैं, चल रहे हैं। वनंतरा रिजॉर्ट में उस 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई दुष्कर्म के बाद, फिर चीला बैराज में उसके शव को फेंक दिया गया। और ऊपर से तुर्रा देखिए कि जहां अपराध होता है उसको सीज किया जाता है, सील किया जाता है। इन्होंने बुलडोज़र चला के साक्ष्य और सबूत मिटा दिए। इन्होंने 2 बार पुलिस की मौजूदगी में उसी महीने में आगजनी करवा दी, सब नष्ट। उसका जो बिस्तर था जिस पे वो सोती थी वो उठा के स्विमिंग पूल में डाल दिया। 18 सितंबर पिछले साल उसकी मौत हुई। आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे ये सुनकर कि इस 18 सितंबर को भाजपा की किसी नेत्री या किसी नेता ने उस उत्तराखंड की बेटी या बहन को श्रद्धांजलि देना तक गवारा नहीं समझा। एक दिया, एक मोमबत्ती उसके नाम की नहीं जलाई। इसका मतलब क्या समझा जाए कि भाजपा समूची विनोद आर्या पुलकित आर्या के साथ खड़ी है। अंकिता क्या पहाड़ की बेटी नहीं थी? वैसे ही अनगिनत पूरे देश में आप निकालेंगे तो आपको हाथरस और कठुआ जैसे केसेस मिलेंगे जिनको रात के अंधेरे में जिनकी चिता को आग लगा दी जाती है ताकि दुनिया को पता ना चल सके। ये है इनका महिला सशक्तिकरण। तो साफ बात यह है कि महिला आरक्षण बिल एक आई वॉश है, एक झुंझुना है, एक गुगली है मोदी की महिलाओं के लिए। जैसा कि मैंने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़े तो नाम के बहुत हो गए मोदी जी, लेकिन फली किसी को नहीं मिल पा रहा है, आउट ऑफ रीच हो गए हैं। खबर है ना? उसमें भी तो ये है ना कि जैसे बिल बन गया तो मान लीजिए कोई एमपी है तो उसकी पत्नी को बिल्कुल सच कहा होता है जी। तो इसलिए आप लोग एग्जांपल सेट करिए ना और एक बीजेपी को पूरा जवाब दीजिए 2024 में। देखिए, हमने आधी आबादी अगर आपको वोट देगी, अगर उनके लिए आप एग्जांपल को सेट करेंगे तो आप कहने वाले बनेंगे। बिल्कुल बेहतरीन। हम अपनी पार्टी के पटल पर इस बात को लगातार उठा रहे हैं। प्रियंका जी ने एक नवीन प्रयास करने की कोशिश करी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से। उन्होंने स्लोगन दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उन्होंने बहुत महिलाओं को टिकट दिया यूपी इलेक्शंस में। तो डेफिनेटली आपको एक राइज तो दिखेगा। वो 33% होगा नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, एक पार्टी की छोटी सी सिपाही हूँ। लेकिन आपको एक राइज महिला टिकट में ज़रूर दिखेगा, इतना मैं ज़रूर भरोसा पंजाब से जुड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी के साथ 26 पार्टी 28 पार्टी को INDA का गठबंधन हो रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के लीडर बहुत सारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको अंदर दे दिया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एक्स CM तक को विजिलेंस की चुकी है। एक सुखपाल सिंह खैरा को कल गिरफ्तार किया गया है। तो क्या अब आप देखती हैं कि क्या ऊपरले लेवल पर INDA पे जो गठबंधन चल रहा है तो आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में कुछ सीट शेयरिंग होगी या पंजाब में उनके साथ कुछ गठबंधन किया जाएगा? वैसे जनरली हमारा एक ट्रेंड है कि हम जिस मुद्दे पे प्रेस करने आते हैं उससे इतर मुद्दे नहीं लेते, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ के नेता बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो भी कल का प्रकरण हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो निश्चित रूप से शॉकिंग था, और जो भी निर्णय पार्टी हाईकमान ही लेगी, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से या हमारे जैसे नेताओं से इनपुट इस मुद्दे पर कम लिया जाता है। तो मेरे पार्टी हाईकमान का जो भी निर्णय होगा बहुत शीघ्र आपको पता चलेगा। भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, उससे क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि भाजपा ये बात कर रही है, हुआ है। आप लोग तो सब वरिष्ठ पत्रकार जन हैं, आपने देखा है देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था। हाँ, 3-4 इलेक्शंस हुए हैं। इनफैक्ट मेरे पिताजी भी लड़े हैं चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन में। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तब न जनसंख्या इतनी थी। आज आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो कई राज्यों की आपको विधानसभा समय से पहले भंग करनी पड़ेगी।
कुछ का जिनका बहुत समय है उनको समय से पहले गठित करना पड़ेगा, और और संवैधानिक प्रश्न ये है कि बिना राज्यों की संस्तुति के आप विधानसभा भंग नहीं कर सकते। आपको एक कोलैटरल उसमें मशवरा करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। और जो आयोग ने रिपोर्ट भी दी उसने भी यही कहा कि ये फीजिबल नहीं है। आप 1 साल की रिपोर्ट देखिए तो वो कहता है कि ये सही टाइम नहीं है कराने का, फिर दूसरे साल की रिपोर्ट आप देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कठपुतली का जो तार है कहीं और जुड़ा हुआ है। और देखा जाए तो उतने ईवीएम, उतने बैलेट बॉक्स जुटाने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, और सही तरह से अगर आप समग्रता में देखें तो वो पॉसिबल भी नहीं दिखाई पड़ता। जो मौजूदा हालात है, आपको लगता है कि इंडिया का जो पूरा एक गठबंधन आपके साथ बना है वो पंजाब को उसमें से एक्सक्लूड किया जा सकता है? मैंने जैसा कि कहा कि मेरे लिए इस विषय पर कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, बहुत पैनी निगाह पंजाब के पूरे घटनाक्रम पर बनाया हुआ है, और जो भी वो निर्णय लेंगे वो हम सब कार्यकर्ताओं को सिरउधार्य होगी, और निर्णय उन्होंने ही लेना है, निर्णय हमारी ओर से नहीं लिया जाना। और कोई सवाल आपके?